जैसे उसका साइज ज्यादा होगा तो उसकी हमारे पास परमिएबिलिटी कम हो जाएगी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो कम हो जाएगी, तो ड्रग जो है ज्यादा बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्ट एज स्टोरेज फॉर ड्रग, कि ड्रग अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी नोट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन बाइंडिंग। मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। बट बिफोर द मेन टॉपिक हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन बाइंडिंग होती क्या है। तो बेसिकली जब हम कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो बॉडी में एडमिनिस्टर होने के बाद जहाँ ड्रग ने एब्जॉर्ब होना होता है एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ड्रग जाके हमारे पास किसी भी टिश्यू प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, या तो किसी टिश्यू या किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है, या फिर हमारे पास वो किसी अदर मैक्रो मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास डीएनए आ गया या मेलानिन आ गया या कोई भी और प्रोटीन आ गई, उनके साथ बाइंड करके एक वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो ये जो हमारे पास एक ड्रग और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है इसको कहते हैं हमारे पास प्रोटीन बाइंडिंग। जैसे ही हमारे पास ड्रग बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुई उसके बाद वो हमारे पास बाइंड करेगी जाके किसी भी प्रोटीन के साथ, वो कोई भी प्रोटीन हो सकती है, इधर डीएनए हो सकता है, मेलानिन हो सकती है, कोई टिश्यू प्रोटीन हो सकती है, कोई प्लाज्मा प्रोटीन हो सकती है। जब ये आपस में बाइंड होते हैं तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को जो है हम कहते हैं प्लाज्मा ड्रग प्लाज्मा, जो प्रोटीन एक बाइंडिंग है ये ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसी को हम जो है वो प्रोटीन बाइंडिंग भी कहते हैं। अब जैसे ही ड्रग इंटर हुई बॉडी के अंदर, तो वो हमारे पास क्या करेगी कि प्रोटीन के ऊपर जाके उसके किसी रिसेप्टर के ऊपर, उसकी किसी बाइंडिंग साइट के ऊपर जाके बाइंड कर जाती है। जैसे ही वो बाइंड करेगी तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है। अब जैसे ही ड्रग ने जाके बाइंड किया हमारे पास प्रोटीन के साथ, तो वो उसके ऊपर क्या करेगी कि उसके एक जो स्ट्रक्चर के अंदर, एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक चेंज आ जाएगी। जैसे ही उसका स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो फर्दर जिन मॉलिक्यूल्स ने आके हमारे पास उस प्रोटीन के साथ बाइंड करना होता है वो भी जो है ना इन्फ्लुएंस होते हैं, इस वजह से उनके अंदर भी चेंजेस आती हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास प्रोटीन बाइंडिंग होती कितने टाइप्स की, तो बेसिकली दो टाइप्स होती हैं प्रोटीन बाइंडिंग की। एक हमारे पास इरिवर्सिबल होगी एंड देन नेक्स्ट हमारे पास रिवर्सिबल होगी। अगर हम नाम पे गौर करें तो इरिवर्सिबल कि हमारे पास जो ड्रग बाइंड करेगी प्रोटीन के साथ वो इरिवर्सिबली बाइंड करेगी, कि ड्रग वापस हमारे पास जो है उस प्रोटीन से डीअटैच नहीं हो सकती। इस वजह से हम इसको कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग। इसके हमारे पास एक जो है वो नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि जब हमें बॉडी के अंदर ड्रग हमें चाहिए होती है तो वो हमारे पास प्रोटीन जो है उसको रिलीज नहीं होने देती, तो वो बॉडी के अंदर जो है कहीं यूजफुल नहीं होती। बल्कि उसका एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि जो बॉडी में अंदर एक ड्रग की टॉक्सिसिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो वहां से रिलीज तो हो नहीं रही होती फर्दर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये हमारे पास होती है इरिवर्सिबल। इसमें हमारे पास जो ड्रग है वो टाइटली बाउंड होती है टू द प्रोटीन्स। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में ये होता है कि आपकी ड्रग जो है वो लूजली अटैच होती है टू प्रोटीन्स के साथ। तो जैसे ही हमें बॉडी के अंदर ड्रग के लेवल कम होगा तो वो हमारे पास प्रोटीन से ड्रग रिलीज होगी और फर्दर उसकी हमारे पास बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन भी होगी, तो वो हमारे पास लूजली अटैच होती है इसके साथ। मतलब कि जब हमें ड्रग बॉडी के अंदर चाहिए होगी तो वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होगी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। के क्लिनिकली हमारे पास प्रोटीन बाइंडिंग के जो है क्या यूजेस हैं, या किस तरह ये हमारे पास यूजफुल है, या किस तरह ये जो है बॉडी के अंदर हार्मफुल हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो है इसकी लेस परमिएबिलिटी, कि जैसे ही बॉडी के अंदर ड्रग और प्रोटीन आपस में बाइंड हुए वो लेस परमिएबल हो जाते हैं, मतलब कि वो ज्यादा वहां पे मूव नहीं कर पाएंगे। इसकी एक रीजन ये होती है कि जैसे ही ड्रग और प्रोटीन आपस में बाइंड हुए
एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वो कॉम्प्लेक्स जो है साइज में ज्यादा हो जाता है। जैसे उसका साइज ज्यादा होगा तो उसकी हमारे पास परमिएबिलिटी कम हो जाएगी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो कम हो जाएगी, तो ड्रग जो है ज्यादा बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्ट एज स्टोरेज फॉर ड्रग, कि ड्रग ने जैसे ही बाइंड किया प्रोटीन के साथ, अब वो इजीली वहां से मूव नहीं हो पा रही। सबसे पहले जो इतनी भी हमारे पास फ्री ड्रग है वो मूव करेगी, वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। तो जो हमारे पास ड्रग एट दैट टाइम बाइंड हुई होगी प्रोटीन के साथ, तो वो हमारे पास एक ऐसा कह सकते हैं कि ड्रग का स्टोर होगी, ड्रग का रेजर्वोयर होगी। तो जब हमारे पास फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर खत्म होगी, देन हमारे पास स्लोली जो है वो ड्रग रिलीज होना स्टार्ट होगी फ्रॉम दैट प्रोटीन बाउंड कॉम्प्लेक्स। वो भी अगर हमारे पास वो जो है ना रिवर्सिबली उसके साथ अटैच है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो इरिवर्सिबली बाउंड है तो हमारे पास वो वहां से ड्रग जो है वो एक्सक्रीट नहीं होगी। नेक्स्ट वी हैव अल्टरेशन इन थेराप्यूटिक आउटकम। अब इसकी वजह से हमारे पास जो ये ड्रामेटिकली अफेक्ट करते हैं हमारे पास थेराप्यूटिक आउटकम को। डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास ड्रग बाउंड है वेरी टाइटली टू द प्रोटीन्स, वो हमारे पास क्या होगी, उसको रिलीज नहीं होने देगी। अब वो वहां से रिलीज नहीं हो रही, लेकिन बॉडी के अंदर तो ड्रग प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो ड्रग है वो टॉक्सिसिटी की तरफ जाएगी। तो हमारे पास ड्रग के ज्यादा चांसेस होते हैं कि बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज हो, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं ड्रग्स के। देन हमारे पास इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में ये इफेक्ट होता है कि वो ड्रग्स जिनकी कंसंट्रेशन हमारे पास फ्री है या फ्री ड्रग्स जो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर, वो अवेलेबल होती हैं फॉर मेटाबॉलिज्म। तो जो ड्रग्स हमारे पास बाउंड होती हैं टू प्रोटीन्स, तो वो हमारे पास मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जितनी हमारे पास ड्रग्स ज्यादा बाउंड होगी टू प्रोटीन्स, तो उतना ही हमारे पास उसका जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग वो जो है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है अफेक्टिंग ड्रग एक्सक्रीशन। इसी तरह से कि जो हमारे पास ड्रग्स फ्री होंगी वो एक्सक्रीट ज्यादा होंगी, लेकिन जो हमारे पास ड्रग बाउंड होंगी ज्यादा विद प्रोटीन्स, तो उनकी एक्सक्रीशन भी हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनका एक साइज जो है वो ड्रग और प्रोटीन का मिलके वो बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिस फॉर ड्रग क्लासिफिकेशन, कि जो हमारे पास ड्रग्स बाउंड होती हैं विद प्रोटीन्स उनको हम क्लासिफाई करते हैं रिस्ट्रिक्टिवली एलिमिनेटेड ड्रग्स और आइदर नॉन रिस्ट्रिक्टिवली एलिमिनेटेड ड्रग्स। जो रिस्ट्रिक्टिव होती हैं उनका मतलब है कि जैसे ही आपके पास ड्रग कोई बाउंड हो गई प्रोटीन के साथ, तो वो आपके पास एलिमिनेशन के लिए ज्यादा अवेलेबल नहीं होती। तो जो हमारे पास फ्री ड्रग्स हैं सिर्फ वही जो है ना बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकती हैं। तो इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं हम, जो है वो रिस्ट्रिक्टिव एलिमिनेटेड ड्रग्स कहते हैं। इसी के साथ जो हमारे पास दूसरी क्लास इसमें बनती है वो है नॉन रिस्ट्रिक्टिव एलिमिनेटेड ड्रग्स। इसका मतलब है कि वो बाउंड हो जाती हैं प्रोटीन्स के साथ, तो कोई उनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता उनके एलिमिनेशन में। वो जिस तरह से नॉर्मल जो फ्री ड्रग्स एक्सक्रीट होती हैं उसी तरह से वो जो है ना बॉडी से वो भी एक्सक्रीट आउट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, कि आपके डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर तो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन कम होगी तो आपकी जो ड्रग बाउंड होगी प्रोटीन के साथ वो भी कम होगी और आपके पास फ्री ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। लेकिन अगर प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपके पास जितनी ड्रग बाइंडिंग विद प्रोटीन वो भी ज्यादा होगी, तो उससे आपकी जो है एलिमिनेशन जो है वो भी अफेक्ट होगी और आपके पास जो है ड्रग्स जो है ना वो ज्यादा एलिमिनेट नहीं होंगे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाएंगे। तो ये थी हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।